दोस्तों नमस्कार। मेरे सभी शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों को मेरा सुबह सुबह नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये जो मार्गदर्शिका आई है ट्रांसफ़र नीति के संबंध में, उम्मीद है कि आप सभी के पास पहुंच गई होगी, आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। जितने भी हमारे सक्षमता पास साथी हैं, जिन्होंने सक्षमता 1 में फॉर्म भर कर पास होकर अच्छे अच्छे अंक भी लाए, उन्होंने सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसी मार्गदर्शिका में से बहुत से ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जो कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ऐसे ही 10 सवाल जो कि लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो उसी 10 प्रश्नों का सटीक विश्लेषण लेकर मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने की इच्छा होती है। और लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने राय दीजिए, सुझाव दीजिए। और आपके क्वेश्चन कोई बचता है जो मैं नहीं ले पाया हूँ वीडियो में, तो वो सवाल भी पूछिए जिसका मैं सटीक उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है, जो कि अभी आपको पता है कि प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया है, तो उसमें से ऐसे मेरे बहुत से शिक्षक और शिक्षिका साथी हैं जो कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा को पास किए हैं, उनका चयन हुआ है बीपीएससी के माध्यम से, और वो सक्षमता परीक्षा भी पास है। तो वो उनका सवाल अक्सर होता है कि हम क्या करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा, आवेदन सक्षमता में ट्रांसफ़र के लिए करें या ना करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो बीपीएससी हेड टीचर बने हैं, उनमें से 90 से 95% शिक्षक शिक्षिकाओं साथियों का अपने ज़िले में ही पोस्टिंग होनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ज़िला से बाहर जाना पड़े। तो लगभग 90 से 95% ये मान के चलिए आप कि उनको अपना ज़िला ही मिलेगा। और जो साथी 5% है जिनका नंबर कम आया होगा, उन्हीं की उम्मीद है कि सीटों की संख्या के अनुसार अगर वो ज़िले में, जैसे मान लीजिए कि 500 सीट हैं, 550 या फिर 525 से लोग सफल हो गए हैं, तो 25 लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है। तो वैसे साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि जैसे 7 से फॉर्म भरा जाना है आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। 15 नवंबर तक वेट कर लीजिए, ताकि 15 तारीख तक प्रधान शिक्षक का बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ज़िला अलॉट होने की पूरी संभावना है। 15 तारीख तक वेट करने के बाद अगर प्रधान शिक्षक का कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आता है, तभी आप आवेदन करें। पहले आप 15 तारीख तक कम से कम वेट कर लीजिए। दूसरा सवाल है कि मैं तबादला लेना नहीं चाहता हूं तो क्या होगा। दोस्तों, अब आपके चाहने और न चाहने के में आपके हाथ में कुछ रह ही नहीं गया है। आप तो यहाँ आए थे राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए। अब क्या पता कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा, घर भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो अब आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है कि आप चाहें या ना चाहें। अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी आपका ये मान लिया जाएगा कि आप जिस ज़िले में पोस्टिंग है आपका गृह ज़िला है, और उसको मनमाने ढंग से कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इससे बेहतर होगा कि आप कम से कम 3-4 अनुमंडल अपने ज़िले के, अपने गृह ज़िले के, अपने गृह अनुमंडल के अगल बगल का चुनाव कर लें, ताकि और ज़्यादा समस्या न उत्पन्न हो। तो इसमें आप ये स्पष्ट समझ लें कि आप तबादला लेना चाहें या न लेना चाहें, फिर भी आपका तबादला कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। तो आपका आवेदन करना ज़्यादा लाभप्रद है।
आप अपने अनुमंडल की अपना गृह अनुमंडल को छोड़कर अपने अगल बगल के 3-4 अनुमंडल का चुनाव कर लें। ये आपके हक में ज़्यादा बेहतर होगा। अगला है कि मेरे अलॉटेड ज़िला का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जैसा कि आपको जो मार्कशीट मिली होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, तो उस पर आपको ज़िला अलॉट किया गया होगा। तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो सारी पॉलिसी, वो सारे नियम सब खत्म हो गए हैं। अब उसका अलॉटेड ज़िला का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप जिस ज़िला को अलॉटेड हैं उसमें भी चुनाव कर सकते हैं। आप जिस ज़िला के अलॉटेड नहीं हैं वहाँ भी चुनाव कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ अनुमंडल चुनना है। अगर मान लीजिए किसी साथी का, जैसे कोई साथी मुझे बक्सर का है, उसको किशनगंज ज़िला अलॉट हो गया है, तो उसको बक्सर अपने ही ज़िले में, अपने ही ज़िले बक्सर के जिस अनुमंडल में है वो, उसको गृह अनुमंडल मानकर अपने अगल बगल के अनुमंडल का चुनाव वो कर सकता है। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया कि आपको कौन सा ज़िला अलॉट है या कौन सा ज़िला अलॉट नहीं है। अगला सवाल है कि अदर ज़िला वाले कैसे आवेदन करें। जैसे मान लीजिए आपका ज़िला कोई दूसरा है, रोहतास है, आप बक्सर में पोस्ट हैं, तो आप अपने नज़दीक वाले ज़िले या अपने गृह ज़िले के या गृह अनुमंडल के छोड़कर आप आवेदन दे सकते हैं। आप जिस ज़िले में अलॉट हैं उसमें आप अपने गृह अनुमंडल को छोड़कर आप कोई भी 3-4-5 अनुमंडल का चुनाव कर सकते हैं। महिला पंचायत का चुनाव चयन कैसे करें। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो महिला शिक्षक साथी हैं वो अपने पंचायत का चयन कैसे करें। तो उनको सबसे पहले ज़िला का चयन करना होगा। जैसा कि अभी तक के मार्गदर्शिका में देखने पर, पढ़ने पर, समझने पर ये स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले उनको ज़िला का चयन करना होगा, ज़िला के बाद प्रखंड का चयन करना होगा और प्रखंड के बाद पंचायत का चुनाव करना होगा। यानी अभी तक की जो नियम मार्गदर्शिका आई है उसमें ऐसा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है कि आप किसी 2 ज़िले के के अलग अलग पंचायतों का चुनाव कर लेंगे। आपको कोई एक ज़िला का चुनाव करना है। अब उस ज़िले के पर्टिकुलर किसी एक प्रखंड का चुनाव करना है और उस प्रखंड के ही 10 पंचायत का चुनाव करना होगा। ऐसा अभी तक नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि आप 2 ज़िले या फिर एक ही ज़िले के 2 प्रखंड का पंचायतों का चुनाव कर पाएँ। आपको सिर्फ एक ज़िला और उस ज़िले के एक प्रखंड और उस प्रखंड के कई पंचायत, 10 पंचायतों का चुनाव कर सकते हैं अभी तक के मार्गदर्शिका के अनुसार। तो आप उस हिसाब से अपना चयन करें। हो सकता है आगे कुछ नियम बदले या न बदले, तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति समझ में आ रही है कि आप किसी एक ज़िले के, एक प्रखंड के, एक पंचायत के, एक प्रखंड के, एक ही प्रखंड के 10 पंचायत या फिर 5 पंचायत का चुनाव कर पाएंगे। 2 ज़िला या फिर 2 प्रखंड के पंचायतों का चुनाव नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है कि नगर निगम वाले शिक्षक पंचायत, नगर निगम या अनुमंडल का चयन कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नगर निगम को एक इकाई माना गया है, इसलिए इससे बाहर निकल कर आप पंचायत, अगर महिला हैं तो अब पुरुष हैं तो अनुमंडल का चयन करेंगे। अब वो बात नहीं है कि एक ही नगर निगम के अब 10 ठो वार्ड, 20 ठो वार्ड, 30 ठो वार्ड हैं तो उस वार्डों का चयन करेंगे, ऐसा नहीं है। उस नगर निकाय के बाहर निकल कर अगर पुरुष हैं तो अनुमंडल का चयन करेंगे और महिला हैं तो अपने पंचायत का चयन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, अभी मैंने कुछ शिक्षक साथियों को देखा हूँ कि वो अपना सैलरी स्लिप बनवा रहे हैं, तो मैं उन सभी साथियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि पति अगर सेंट्रल सर्विस में है तभी आपको सैलरी स्लिप देनी है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में हो गया या फिर किसी रेलवे वगैरह में हो गया, जो बिहार में पोस्टेड है, तो उसके नियंत्रित पदाधिकारी का सैलरी स्लिप बनवा कर आपको अपलोड करना है शिक्षक पोर्टल पर। अगर वो शिक्षक है, दोनों पति पत्नी शिक्षक हैं, तब आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि आपका डाटा ऑलरेडी सरकार के पास उपलब्ध है। इस बात को आप स्पष्ट तौर पर समझ लें कि जब शिक्षक दोनों पति पत्नी हैं तो आपको कुछ भी सैलरी स्लिप वगैरह नहीं बनवानी है। वो सेंट्रल कर्मचारी के लिए है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया या फिर रेलवे हो गया, चाहे और अन्य केंद्रीय भर्तियों में हो, तभी आपको अपने सक्षम उनके नियंत्रित पदाधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में हैं, उनसे बनवा कर उनके ज़िले या अगल बगल के ज़िले या अनुमंडल में जा सकते हैं। दिव्यांग शिक्षकों के लिए पंचायत का चयन कैसे करें? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिव्यांग शिक्षकों का तभी कोई लाभ मिलेगा जब उनके नियुक्ति का आधार दिव्यांगता होगी, यानी जब वो बहाल हुए होंगे तो किसी दिव्यांग कैटेगरी में अगर हुए हैं तभी ही उनको इसका लाभ मिलेगा। अगर वो दिव्यांग कैटेगरी के हैं और उन्होंने जनरल में आवेदन किया, जनरल में उनकी नियुक्ति हो गई, सामान्य कोटि में हो गई, तब उनको दिव्यांगता का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप स्पष्ट तौर पर साथियों समझ लें कि अगर आपके नियुक्ति का आधार दिव्यांगता है तभी आप दिव्यांगता में फॉर्म डाल पाएंगे। ट्रांसफ़र नीति की जो पॉलिसी आई है सरकार की, उसका लाभ ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप भले दिव्यांग हो गए हों, बाद में आपको किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई हो या फिर असाध्य रोग से पीड़ित हो गए हों, तब इसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा अभी तक के मार्गदर्शिका के अनुसार। तो इस बात को आप स्पष्ट तौर पर साथियों समझ लें। सबसे बड़ा सवाल जो कि चर्चा का विषय बना रहा जब से सक्षमता परीक्षा हुई है कि पति पत्नी की समस्या कैसे सुलझेगी। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक के जो मार्गदर्शिका आई है उसके अनुसार पति पत्नी की समस्या का समाधान बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर दोनों पति पत्नी एक साथ आवेदन करते हैं तो चूँकि पति को अनुमंडल का आवेदन करना है और पत्नी को पंचायत का देना है, तो अगर दोनों लोग एक साथ आवेदन कर देते हैं तब एक जाएगा तीर घाटे और एक जाएगा मीर घाटे, एक जाएगा जम्मू कश्मीर, एक जाएगा कन्याकुमारी, यानी कोई तालमेल नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि अनुमंडल कोई छोटा 2-4 गांव का तो अनुमंडल होता नहीं है। किसी किसी ज़िले में तो एक ही अनुमंडल है, किसी किसी ज़िले में 2 अनुमंडल हैं, 3 अनुमंडल हैं। तो इसका समस्या का समाधान कहीं नहीं दिख रहा है अभी तक के नियमावली के अनुसार। अगर उसमें एक सहूलियत हो सकती है कि अगर पति बीपीएससी के थ्रू जो बहालियाँ TRU 1 और TRU 2 हुई है उसमें अगर पति चले गए हों तो उनको साफ इनकार करना होगा कि हमको पोस्टिंग नहीं चाहिए। उस आधार पर पत्नी पंचायत का चुनाव करते हुए अगल बगल के पंचायत में जहां पति की पोस्टिंग है वहां जा सकती हैं, और इसके अलावा कोई भी विकल्प ऑप्शन नहीं है। आप मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे कि अगर पति बीपीएससी सेवा में चले गए हों, क्योंकि उनको छूट है कि वो स्थानांतरण ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, तो इसलिए उनको साफ इनकार करना होगा कि मुझे स्थानांतरण नहीं लेना है, और पत्नी को उस हिसाब से ज़िले और ज़िले के अनुसार प्रखंड और पंचायत का चुनाव करना होगा जहाँ पति की पोस्टिंग है, तो वो वहाँ पर अगल बगल में जा सकती हैं। अगला सवाल लेते हैं कि स्थानांतरण में मार्क्स की क्या भूमिका है। जैसा कि साथियों बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि किसी शिक्षक भाई या बहन का
सक्षमता परीक्षा में 130, 120, 125, 130, 140, 145 नंबर पाया और कोई शिक्षक साथी की क्वालिफाइंग किया, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। जैसा कि पहले चर्चाएं चल रही थी पाठक सर के ज़माने में कि जो अधिक नंबर पाएंगे उनको शहरी क्षेत्र मिलेगा, ये सब कहानी ख़त्म हो गई साथियों। अब 0 बटा सन्नाटा यानी जो 48 पाया है वो भी और जो 148 पाया है वो भी, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। अब उस नंबर का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब जो स्थानांतरण नीति आई है, मार्गदर्शिका आई है, उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है। पुरुष हैं तो 10 अनुमंडल का चुनाव करेंगे और महिला हैं तो 10 पंचायत का चुनाव करेंगे। उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों जो आपके मन में दुविधा का कारण बने हुए थे, आपको सटीक उत्तर मिल गया होगा। अगर मैं आप सभी से पुनः आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कर अपने सुझाव दीजिए और जो सवाल कुछ मन में आपके रह जाते हों जिसको मैं वीडियो में नहीं ले पाया हूँ, उस सवाल को आप पूछिए। मैं सटीक बिल्कुल ऑथेंटिक उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपना सुझाव प्यार देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हाँ, सबसे मूल बात कि बाइक चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि जान है तभी जहान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।